ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने फिर भरी हुंकार, कहा हम अगले मिशन के लिए तैयार। अब जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। सेना ने पाकिस्तान में नष्ट हुए नूर खान एयरबेस का वीडियो किया साझा। रहीम खान हवाई पट्टी पर भी किया हमला। डीजीएमओ की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक। सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। रक्षा मंत्री और एनएसए भी रहे मौजूद। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय फौज का किया धन्यवाद। कहा पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला हुआ पूरा। सीज फायर के बाद फिर खुले एयरपोर्ट। श्रीनगर को छोड़कर सभी हवाई अड्डों से शुरू हुई सेवा। यात्रियों से निर्देशों का पालन करने की अपील। पानी विवाद पर फिर हाईकोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। दोबारा विचार याचिका की दायर। 6 मई के आदेशों को दी चुनौती। कहा बीबीएमबी गैर कानूनी ढंग से छीन रहा हमारा अधिकार। झांसी में पुलिस 39 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ बरामद। पूछताछ में बॉर्डर क्रॉस कर भारत में आने का हुआ खुलासा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान। सीज फायर के बाद विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग को बताया जायज। कहा केंद्र के फैसलों पर देश को पूरा भरोसा। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो आज कुछ ही देर पहले ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई। लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। डीजीएमओ ने इस बात का जिक्र किया। डीजीएमओ मौके पर मौजूद थे। नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया इनकी तरफ से। रहीम यार खान हवाई पट्टी पर अटैक हुआ, हमला किया गया। एडवांस रडार के जरिए नेवी ने निगरानी रखी थी। बीएसएफ के जवान भी इस कवच का हिस्सा बने थे। पिचोरा और एडी गन ने ड्रोन मार गिराए थे। भारत ने एडी सिस्टम ने शानदार काम किया। आतंकी ठिकानों पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिना हमला पार किया। तीनों सेना ने एक मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड बनाया। This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर
अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई? These are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. बीजेपी ने भी भारतीय फौज का शुक्रिया किया, धन्यवाद किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए धन्यवाद कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर को तीनों फौजों ने सफल बनाया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर के समय की गई थी। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला पूरा हुआ है। बड़े इस्लामिक देशों ने भारत का समर्थन किया। लश्कर आतंकवादी अबू जिंदाल हमले में अटैक में मारा गया। आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ अजहर भी मारा गया। पाकिस्तान का एक एक इंच भारत की पहुंच में है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। हमारे सभी राफेल सुरक्षित वापस लौटे हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस हमने तबाह किए। नंबर 1 लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने जो दूर दराज इलाके में हैं पाकिस्तान में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था किसी प्रकार के मिलिट्री, जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो, उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था, और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। सीज फायर के बाद दोबारा जो एयरपोर्ट हैं वो शुरू हो गए हैं। श्रीनगर को छोड़कर सभी एयरपोर्ट से जो उड़ानें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे। यात्रियों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई थी। अब सीज फायर के बाद दोबारा से जो एयरपोर्ट हैं वो शुरू हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। 32 एयरपोर्ट के लिए एयरलाइन सर्विस 9 मई से 15 मई तक सुबह 5:30 तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट्स खोलने की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइंस कंपनियों की वेबसाइटें देखने के लिए कहा गया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर इलाकों में जवाबी हमला किया। सिविल एविएशन मंत्रालय ने 10 मई को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स को बंद करने के निर्देश दिए थे, पर अब ये जो ऑपरेशन है दोबारा से शुरू हो चुका है। तो श्रीनगर को छोड़कर सभी एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। यात्रियों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद बता दें कि 32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे। इस करके लोगों के वास्ते जरूरी है, राहत की खबर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो बाद हुण जिस तरह की भी सिचुएशन हुई, अचानक सारी चीज़ां जिहड़ी हैगी वो बंद हुई है, लेकिन अज तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ 10:30 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕਰੀਬ 84 ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਬੇਸ ਰਿਪੇਅਰ डिपू यानी कि 3BRD ते वायु सेना के स्टेशन के बिल्कुल इस सेंटर के विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसे करके ये जिहड़ी भी सेना के ऑपरेशन होंदा है या फिर होर भी जिहड़ी मूवमेंट होंदी है, इस करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीगा, इस करके इसनूं पूरा सील कर दिता गया सी। तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा ऑपरेशन सिंदूर करके जिहड़ी भी लॉजिस्टिक चीज़ें लॉजिस्टिक जिहड़ी मूवमेंट्स ने खास तौर पर जिहड़े लेह लद्दाख या उस तरह जिथे बॉर्डर एरिया से जिन्हें भी जिहड़े हथियार या होर जिहड़ी सेंसिटिव चीज़ां भेजनी सी इस एयरपोर्ट नूं यूज़ किया गया सीगा। हालांकि हुण जिहड़े हालात ने वो काफ़ी सामान्य देखण नूं मिल रहे। तुहानूं दस दईए कि इहदे नाल जिहड़ी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, गोवा, श्रीनगर, जम्मू, धर्मशाला, पटना, जयपुर, इंदौर, ये काफ़ी जिहड़ी फ्लाइट्स है इत्थों चलदी सी और ये बहुत ही कह सकते हैं कि लोगों वास्ते एक राहत की जरूर खबर है क्योंकि हुण जिहड़ी चीज़ां ने वो काफ़ी जिहड़ी हैगी पटरी ते आंदी नज़र आ रही है। लोगों ने भी राहत जरूर लीती है क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा सीगा, हुण तक की जिहड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हालांकि अज तो शुरुआत तो कर दी गई है लेकिन जिहड़ी अपडेटेड शेड्यूल है यानी कि जिहड़ा लोगों की टिकटां कैंसल हुई सी 7 तारीख नूं अचानक ही बंद करना पिया सीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस करके जिन्हां लोगों की जिहड़ी हैगी कैंसल की गई सी उन्हां नूं जिहड़ा हैगा कॉल करके जानकारी दी जा रही है। असीं मोटा जे गल करिए कि प्रॉपर तरीके दे नाल कल तो ही जिहड़ी हैगी उड़ाना शुरू हो सके क्योंकि अज जिहड़ी मीटिंग्स दा दौर लगातार जारी है। इत्थे भी जिहड़े CEO ने होर जिहड़ा CI स्टाफ है होर भी जिहड़े एयरपोर्ट प्रशासन है उन्हां दी लगातार मीटिंग चल रही है। देखो क्योंकि हालांकि शुरुआत तो कर दी गई है, किसी भी तरह की कोई पैनिक लैण की लोड़ नहीं है और सारी जिहड़ी फ्लाइट्स ने जिथे जिथे जिहड़ी हैगी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है क्योंकि एकदम शेड्यूल नहीं बन सकता, इस करके अपडेटेड शेड्यूल नूं तैयार किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी विवाद लगातार जारी है। पानी विवाद पर फिर से हाईकोर्ट पहुंची है पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने दोबारा एक विचार याचिका दर्ज की है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। सरकार ने 6 मई के आदेशों को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। BBMB गैर कानूनी तरीके से पानी छीनना चाहती है। पंजाब सरकार ने पिटीशन में तर्क दिया है अदालत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मुद्दा है, मसला है, बहुत ही गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी के विवाद को लेकर पंजाब सरकार ने दोबारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है।
अब बात करेंगे हांसी की। हांसी में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। 39 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि सभी ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे। तो शाम रोड पर ईंट के भट्टे पर ये मजदूरी करते थे। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में 14 पुरुष, 11 महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। हांसी पुलिस जांच के बाद इनको दिल्ली कैंप में छोड़ेगी। उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। बता दें कि जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनसे किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स की बरामदगी नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बताया गया है कि ये बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से आए थे। हांसी में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी पकड़े हैं। 39 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अरेस्ट इनको किया गया है। तस्वीर सामने आ चुकी है। सभी ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में 14 पुरुष बताए जा रहे हैं, 11 महिलाएं हैं, जबकि 14 बच्चे शामिल हैं। तो इनसे किसी भी टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट बरामद नहीं किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन इनसे की जाएगी क्योंकि ये बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से इंडिया में एंटर हुए। कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से एक बड़ा बयान, स्टेटमेंट दी गई है। श्याम सिंह राणा ने सीज फायर पर ट्रंप की मध्यस्थता पे बोले हैं कि भारत पाकिस्तान विवाद में तीसरे देश की मध्यस्थता यानी कि इंटरवीन जरूरी नहीं है। पीएम मोदी और गृह मंत्री मिलकर ये निर्णय, पूरा डिसीजन लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम केंद्र सरकार उठा रहा है। हरियाणा पंजाब पानी विवाद पर भी राणा ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। अमेरिका की कोई हमारा मीडिएटर थोड़ी है। हमने तो फैसले अपने आप ही करने हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, होम मिनिस्टर है। ये अपने देश के फैसले तो हम आप ही करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कृष्ण बेदी ने कहा कि सीजफायर के बाद कांग्रेस की विशेष सत्र बुलाने की मांग, विपक्ष की मांग जायज है। पीएम इस पर फैसला लेंगे। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर दोबारा हमला हुआ तो करारा जवाब उनको दिया जाएगा। केंद्र के फैसलों पर देश को पूरा भरोसा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। किस वक्त एक सत्र बुलाना चाहिए लोकसभा? वो उन्होंने उनकी मांग रखना जायज है, वो मांग रख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पर चिंता करेंगे। फिर कांग्रेस कह रही है किस वक्त एक सत्र बुलाना चाहिए लोकसभा? वो उन्होंने उनकी मांग रखना जायज है, वो मांग रख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री इस पर चिंता करेंगे। अब बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां पर हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली के अचानक ब्रेक लगाने से पूरा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर ट्राली से टकराई है बाइक और बाइक के परखच्चे उतरे। बता दें अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर किसी काम से बाढ़दा जा रहे थे। इसी बीच एक धर्मकांटा के पास ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी और उनकी बाइक पीछे ट्राली में जा लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर गए। गंभीर हालत में दोनों को दादरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। और बीच रास्ते में कारी रूपा के पास एक ट्रैक्टर चल रहा था आगे आगे, उसने एकदम ब्रेक लगा लिए तो उनकी वो मोटरसाइकिल उस ट्राली के वहां लगी के रोड के ऊपर पड़ गई जी। तो एम्बुलेंस वालों ने फोन किया, वो आए, वो लेके ठाके फिर वहाँ गोपी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्होंने रेफर कर दिया जी दादरी। दोनों के यहाँ डॉक्टर न आने के बाद दोनों बोले डेड खत्म हो रही दोनों। तो ये शिकायत दी है जी, हमारे लड़के ऐसे ऐसे न्यूज आ रहे थे जी, न्यू अचानक एक ट्रैक्टर चल रहा था, उसने अचानक ब्रेक लगा दिए और दोनों लड़के जी वहीं खत्म हो गए। लड़के हैं जी, बिल्कुल घर के लड़के हैं जी, मजदूरी करते हैं। जो मौके पर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जो मृतक प्रदीप के भाई संदीप के बयान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो मौका से ट्रैक्टर चालक फरार है। नारनौल के निजामपुर रोड पर हेल्थ सप्लीमेंट की दुकान में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने वर्कर पर पिस्टल तान दी और दुकान कर्मी को धमकी दी कि मालिक से बात कराओ वरना जान से मार दूंगा। जिसके बाद 2 अन्य युवक आए और आरोपी को खींच कर ले गए।
धमकी के बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी। बता दें, इससे पहले भी इलाके में पिस्टल लहराने की घटना सामने आई थी। फिर वो मेरे को बोल रहा है, फोन पे बोल रहा है, हम का आदमी आया, आते ही उसने बोला कि यहाँ पे कौन बैठा है। तो मैंने बोला बताओ। फिर बताने के बाद तो मेरे को बोल रहा है, फ़ोन पे बोल रहा है, बोला आपको बोल रहा हूँ। फिर उसने गाड़ी क्लोज करने लगी, माँ भान की गाड़ी पकड़ने लग गया। फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने माउजर दिखाई। फिर ने बोला इतनी गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद ने बोला कि मान साहब से बात करो। तो मैंने मान साहब से बात करा। फिर उसके बाद में उसने माउजर निकाली, फिर मेरा मारते फिर से लग दी। फिर उसने मारने की धमकी